सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोल के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और हमने ये भी पढ़ा था कि ग्राम एटम को हम मोल्स ऑफ एटम्स बोलते हैं, और इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूल को हम मोल्स ऑफ ग्राम बोलते हैं, सॉरी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। अब कितने सारे एटम्स हैं, उनका मास बहुत अजीब सा दिखता है हमें। किस तरीके से दिखता है हमको, x इंटू 10⁻⁻⁻ ग्राम्स के रूप में दिखता है हमको। तो ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता और टाइम कंज्यूमिंग भी है। मैं एक सिर्फ इंटीजर बोलूँ और इतना बोलूँ x इंटू 10⁻⁻y ग्राम, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, और जो सुनने वाला है वो भी बोर हो जाए। तो ज़िंदगी को आसान करने के लिए हमने क्या किया, इस जो भी मास है उसको किसी एक रेफरेंस से डिवाइड कर दिया। तो उस रेफरेंस से डिवाइड करने के बाद हमको जो मास मिला वो एटॉमिक मास कहलाया। जैसे एटॉमिक मास इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स एज फॉलोइंग: एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब यार ये कार्बन 12 एटम ही क्यों? तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन के लिए किया गया था कि हाइड्रोजन क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है तो उसका रेफरेंस ले लेते हैं, लेकिन वो लिया तो फिट नहीं बैठ रहा था सब जगह। तो फिर ये कार्बन 12 एटम लिया और इसका जो 1/12 है, इस कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 को हमने रेफरेंस ले लिया। तो हमारा एटॉमिक मास क्या बन गया? मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यार इस फॉर्मूले को अगर हम गौर से देखें तो ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, तो एटॉमिक मास क्या हुआ? एक यूनिटलेस क्वांटिटी हुई कि नहीं हुई? तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मीन्स एटॉमिक मास इज अ यूनिटलेस नंबर। एवरी एलिमेंट हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इट्स एटॉमिक मास एंड फॉर मोस्ट एलिमेंट्स नॉट ऑल इज सिमिलर टू इट्स मास नंबर। जो हम डिवाइड करते हैं रेफरेंस से किसी भी एलिमेंट की किसी एक एटम का मास, तो हमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में हमें उसके मास नंबर के आसपास की वैल्यू मिल जाती है, लगभग मास नंबर की वैल्यू ही मिल जाती है। तो ये तो ज़िंदगी आसान हो गई ना। मतलब हमने जो चूज़ किया रेफरेंस कार्बन 12 एटम के मास का 1/12, वो सही निकला एक तरह से। तो कुछ एटम्स के हम एटॉमिक मासेस जान लेते हैं, वो हमारे आगे चैप्टर में काम आ सकते हैं। कभी भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, हमारा टाइम कंज्यूम करेंगे। अगर याद नहीं किया तो हम याद कर लेते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आया 1.008, तो वो किसके लगभग है, किसके आसपास है? वो 1 के इक्वल है, मेयरली इक्वल टू 1। 1 क्या है? मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रेफरेंस से डिवाइड करने के बाद हमें नियरली मास नंबर के टाइप का ही हमको वो एटॉमिक मास मिला। तो वैसे ही हीलियम का 4 हो जाएगा, लिथियम का 7 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। अब यार ये तो मास नंबर जैसा कुछ है, और मास नंबर तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम का जो वैल्यू होगी वो इंटीजर में तो नहीं आ सकता, डेसिमल में कैसा आ सकता है? आधा अपॉन न्यूट्रॉन थोड़ी होता है। तो ये ऐसा इसलिए आया कि जो क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं उनका हमने वेटेड एवरेज लिया, तो ये डेसिमल्स में आया। बाकी ऐसा क्लोरीन के एटम के अंदर 17.5 न्यूट्रॉन और 17.5 प्रोटॉन हो, ऐसा नहीं होता है। पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, मैग्नीशियम का मैंगनीज का 55, आयरन का 56, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, ब्रोमीन का 80, सिल्वर का 108, आयोडीन का 127 और बेरियम का 137। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का मास क्या होता है?
Molecular mass is equal to mass of one molecule divided by 1/12 of the mass of carbon 12 atom. हमने एक मॉलिक्यूल का मास लिया और उसको हमारे रेफरेंस से डिवाइड कर लिया, तो हम इसे इसके इक्वल भी तो लिख सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल के अंदर उन सब का सम हमने ले लिया। जैसे CH3COOH है तो इसमें 2 कार्बन है तो 12 हो गया, 12 इंटू 2 24 हो गया। 4 हाइड्रोजन है तो 24 प्लस 4 28 हो गया। और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो 32 ऐड कर दिया 28 के अंदर, तो हमारे पास 60 आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक मास का सम हमारे मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ये जाहिर सी बात है इजी होगा कैलकुलेट करना, क्योंकि हमको सारे एटम्स के मतलब सारे मॉलिक्यूल का मास तो पता नहीं रहता है। जैसे H2 है, उसका मॉलिक्यूल का मास अगर हमें H2 और O का मास पता नहीं होता तो कितना मुश्किल होता है कैलकुलेट करना, कि पहले तो स्टोइशियोमेट्री से पहले तो कॉम्प्लेक्स मशीन से उसके मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करो और फिर उसे कार्बन 12 एटम के 1/12 से डिवाइड करो। बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ये दोनों इक्वल हुए कैसे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होता है? उसमें जो भी प्रेजेंट एटम्स हैं उन सब का सम, और उन सब में प्रेजेंट जो भी एटम्स हैं उन एटम्स का सम, उन एटम्स की मास का सम। तो हर उस एटम के मास को अगर हम 1/12 ऑफ कार्बन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक मास बन जाएगा ना, और उन सारे एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। और हमने पहले क्या सीखा था कि एटॉमिक मास जो है वो मास नंबर के बराबर ही आया था, तो हम डायरेक्ट भी मास नंबर से ऐड कर सकते हैं। तो यार अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इससे पहले एक पॉइंट है कि मीन्स मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसे? ऊपर भी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल था और नीचे भी मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम था, तो दोनों मास है रेशियो में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से वो भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होती हैं? यूनिटलेस क्वांटिटीज होती हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाइट्रोजन का मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास 2 × 14 = 28। ओजोन का कितना होगा? 3 × 16 = 48। H2O का कितना होगा? 2 × 1 + 1 × 16 = 18। NH3 का कितना होगा? 14 + 3 17। CO2 का कितना होगा? 12 + 32 44। H2SO4 का कितना होगा? 2 + 32 + 64 98। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।